तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्क्स वंडर्स में, जहां हम राजभाषा एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रील से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग हमारे ये चैनल पे नए हैं उन्हें बता दें कि हमारा ये 26 सीरीज है इस क्लास का। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 25 क्लास करवाया जा चुका है। तो हमारा जो क्लास है उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल जो रिलेटेड है राजभाषा से। तो सबसे पहला सवाल क्या है? नेम द न्यूली इंट्रोड्यूस कोर्स इन हिंदी बाय हिंदी टीचिंग स्कीम। तो जो हिंदी टीचिंग स्कीम के अंतर्गत जो नया कोर्स जो इंट्रोड्यूस किया गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? पारंगत। उसका नाम क्या है? पारंगत। इससे पहले क्या क्या है? प्रबोध है, प्रबोध है। उसके बाद क्या है? प्रवीण है, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। इससे पहले ये ऑलरेडी 3 कोर्स जो थे वो अवेलेबल थे। अभी जो नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है वो क्या है? पारंगत है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना है? जो सामान्य हिंदी की जो भाषा है उसके बारे में जानकारी देना है, उसके बारे में स्किल प्राप्त करना जो है इसका मेन मकसद है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है हु प्रिपेयर द एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जो एनुअल प्रोग्राम होता है वो कौन प्रिपेयर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है एनुअल प्रोग्राम का जो होता है कि क्या क्या होने वाला है, कब कब क्या क्या होगा, वो जारी करता है कौन? गृह मंत्रालय। कौन करता है? गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और क्या है? जब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को जब ये लागू हुआ था तभी ये प्रोविजन किया गया था कि जो भी इससे रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन होगी वो होम अफेयर्स के द्वारा ही कराई जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द आर्टिकल 343 to 351 that gives the information about official language available। तो क्या है? जो संविधान का अनुच्छेद 343 से लेके 351 है जिसमें किसके बारे में बात होती है? उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात होती है। वो संविधान के कौन से भाग में है, कौन से पार्ट में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है पार्ट 17, 17वें भाग में, पार्ट 17 में जो है इसका जिक्र है। संविधान के भाग 17 में इसका जिक्र किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। क्या पूछा गया है? पूछा गया है मॉनेटरी लिमिट ऑफ डायरेक्ट एक्सेप्टेंस विदाउट टेंडर कमिटी इन ओपन टेंडरिंग। क्या है? टेंडर कमिटी इन ओपन टेंडरिंग में जो है मॉनेटरी लिमिट कितना है? तो इसका सही आंसर है अप टू 50 लैक्स। 50 लाख तक में क्या किया जा सकता है? ये डायरेक्ट एक्सेप्टेंस किया जा सकता है। इसमें कौन से एग्जीक्यूटिव आएंगे? ये इसमें आएंगे एसजी सिलेक्शन ग्रेड या फिर जेईई लेवल के जो होंगे या फिर सीनियर स्किल लेवल के जो भी इंडिपेंडेंट चार्ज में होंगे वो लोग क्या कर सकते हैं? सीनियर सेक्शन, सीनियर स्किल लेवल, सीनियर स्किल लेवल, ये तीनों, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों लेवल के जो भी इंडिपेंडेंट चार्ज होल्डिंग ऑथोरिटी होंगे वो लोग क्या कर सकते हैं? 50 लाख तक का डायरेक्ट टेंडरिंग जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है? इसमें भी क्या है? एक्सेप्शन के प्रायर वेटिंग होना पड़ेगा, मतलब फाइनेंस से क्या करना पड़ेगा?
लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो जारी करना होता है उससे पहले फाइनेंस से वेटिंग कराना पड़ेगा। मतलब LOA इशू करने से पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्या करना पड़ेगा, इसको वेटिंग कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से वेटिंग कराना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर कोई टेंडर जो क्या है 50 लाख से नीचे है, 50 लाख से कम है, कोई भी टेंडर क्या है 50 लाख से कम है, और क्या है उसका नोटिस पीरियड लेस देन 21 है, तो उस केस में क्या होगा, टेंडर कमेटी का जरूरत पड़ेगा। टेंडर कमेटी का जरूरत पड़ेगा। अगर लेस देन कम है 21 डेज, तो उस केस में क्या होगा, टेंडर कमेटी का जरूरत पड़ेगा। साथ ही साथ मान लीजिए इस केस में, मान लीजिए कोई ओपन टेंडर है जिसका जो मॉनेटरी लिमिट क्या है 50 लाख से कम है, और उसमें क्या है L1 को ना देके, L1 जो बिडर है उसको ना देके उससे नीचे वाले यानी L2 या फिर L3 को किसी कारण से दिया जाता है, चाहे वो कारण क्या हो, चाहे वो कारण उसके फिटनेस और ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड हो, या फिर उसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड हो, या फिर उसके टेक्निकल सुपरियरिटी से रिलेटेड हो। इन सारे केस में अगर L1 को बाईपास करके, L1 क्या है, बिडर है, बिडर नंबर 1, बिडर नंबर 2, ये अगर कोई क्या करता है L1 को पास करके L2 या L3 को देता हो, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, अगर टेंडर का मॉनेटरी लिमिट 50 लाख से कम है तो फिर भी क्या करना पड़ेगा, उसमें डायरेक्ट टेंडर कमेटी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, विदाउट टेंडर कमेटी के थ्रू नहीं जाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर इनवाइटिंग लिमिटेड टेंडर ऑब्लिक स्पेशल लिमिट टेंडर। तो जो मिनिमम नोटिस पीरियड है लिमिटेड टेंडर या फिर स्पेशल लिमिटेड टेंडर इशू करने का, वो क्या है 14 डेज है। कितना है, 14 डेज है। अभी लेंथ ऑफ नोटिस पीरियड क्या होता है, लेंथ ऑफ नोटिस पीरियड होता है द नोटिस पीरियड इज डिजाइन टू गिवन पोटेंशियल बिडर सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर एंड सबमिट देयर ऑफर। नोटिस पीरियड क्या होता है, बिडर मतलब जो है निविदा भरने वाले जो बिडर होते हैं उनको क्या किया जाता है, सफिशिएंट टाइम दिया जाता है अपना बिड भरने के लिए, वो क्या कहलाता है, नोटिस पीरियड कहलाता है। और लिमिटेड टेंडर क्या होता है, लिमिटेड टेंडर या फिर स्पेशल लिमिटेड टेंडर क्या होता है, जब किसी स्पेशल काम या फिर जरूरी काम, जहाँ पे क्या है, जब कोई जरूरी काम हो या फिर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो कि भाई ये चीज हमको चाहिए, पर्टिकुलर ये चीज चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसको लिमिटेड टेंडर कहा जा सकता है। लिमिटेड टेंडर में जनरली क्या होता है, कोई खास कंपनी ही जो उसकी ऑथोरिटी रखती है वही उसमें बिड कर पाती है, तो उसको हम लोग लिमिटेड टेंडर बोलते हैं। यानी सीमित निविदाएं, यानी ये क्या होता है, इसका जरूरत तब पड़ता है जब किसी कारणवश कोई क्या है तत्कालिक जरूरत पड़ जाए, या फिर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट यानी कोई विशिष्ट आवश्यकता हो, तो उस केस में लिमिटेड टेंडर या फिर स्पेशल लिमिटेड टेंडर जारी किया जाता है। और उसके केस में जो नोटिस पीरियड होता है वो कितना होता है, मिनिमम जो नोटिस पीरियड होता है वो 14 डेज का होता है। और नोटिस पीरियड क्यों दिया जाता है, ताकि बिडर अपना बिड भरने के लिए उसको टाइम मिले, ऑफर प्रेजेंट करने के लिए उसको टाइम मिले। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इनमें से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से वो कौन सा है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्कशॉप। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्कशॉप जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत नहीं आता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि जब रेलवे कोई भी डे टू डे ऑपरेशन के लिए, डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो खर्चा करती है, या फिर मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा करती है, डे टू डे ऑपरेशन या फिर मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा करती है,
रेलवे के अंतर्गत, रेलवे सिस्टम को चलाने के लिए वो सारे खर्चे किसके अंतर्गत आते हैं? वो सारे खर्चे आते हैं रेवेन्यू के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा स्टाफ कॉस्ट। रेवेन्यू के अंदर क्या आ जाएगा? स्टाफ कॉस्ट। अब क्या आएगा? स्टाफ की सैलरी, उसका दिए जाने वाला बेनिफिट, चाहे वो बोनस हो, ये सब क्या आएगा? रेवेन्यू के अंदर। दूसरा क्या आ जाएगा? फ्यूल कॉस्ट। फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट क्या है? जैसे रेलवे में जो डीजल इंजन चलाने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलाने के लिए जो भी उसका रिक्वायर्ड फ्यूल है, उस खर्चे को भी रेवेन्यू के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा आता है डे टू डे मेंटेनेंस के लिए, चाहे वो रोलिंग स्टॉक से हो, पीवे से हो, लोकोमोटिव हो, सिग्नलिंग सिस्टम हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सारे जो डे टू डे मेंटेनेंस एक्टिविटी होगा, डे टू डे जो मेंटेनेंस एक्टिविटी होगा, उसका भी जो क्लासिफिकेशन आएगा वो क्या आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आएगा। बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले सवाल की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही जो लोग को हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है वो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है, इन कैपिटल एक्सपेंडिचर द कॉस्ट ऑफ लेबर वेलफेयर वर्क इज फाइनेंस्ड फ्रॉम। तो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत जो लेबर वेलफेयर का कॉस्ट होगा वो कहाँ से आएगा? तो वो आएगा DF2, डेवलपमेंट फंड 2। क्या किसके अंतर्गत से आएगा? DF2, डेवलपमेंट फंड 2। अब डेवलपमेंट फंड क्या होता है? जो भी रेलवे, डेवलपमेंट फंड क्या होता है? जो भी रेलवे क्या करती है? रेवेन्यू जनरेट करती है, सरप्लस रेवेन्यू, ध्यान देने वाली बात है। सरप्लस रेवेन्यू जो जनरेट करती है उसको क्या करती है? उसको DF फंड, डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत रखा जाता है। अपना खर्चा वर्चा होने के बाद जो भी सरप्लस रेवेन्यू जनरेट होता है वो डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत रखा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो डेवलपमेंट फंड क्या है? सीधा सीधा रेलवे के परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। अगर रेलवे अच्छा परफॉर्म करेगी, अगर रेलवे क्या करेगी? अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो क्या होगा? रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा। रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा तो वो कहाँ जाएगा? जो अपना खर्चा वर्चा लेके वो जो बचेगा वो कहाँ जाएगा? डेवलपमेंट फंड में जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत जो कॉस्ट ऑफ लेबर वेलफेयर आता है, मतलब लेबर के वेलफेयर के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं वो डेवलपमेंट फंड 2 से आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एज पर MSOP, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर जो है, जनरल मैनेजर ऑफ एन इंडियन रेलवे जोन वाइल्स, मतलब जो जनरल मैनेजर इंडियन रेलवे के हैं वो कौन सा पावर होल्ड करते हैं? तो वो उसका सही आंसर हो जाएगा नेगेटिव पावर। कौन सा पावर होल्ड करते हैं? नेगेटिव पावर होल्ड करते हैं। अब ये नेगेटिव पावर क्या होता है? MSOP के अनुसार क्या होता है? नेगेटिव पावर क्या होता है? लिमिटेशन ऑफ पावर। लिमिटेशन ऑफ पावर, लिमिटेशन ऑफ पावर मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी डिसीजन होगा तो जनरल मैनेजर यानी GM क्या करते हैं? अपने डायरेक्ट पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हायर अथॉरिटी, क्या करना पड़ेगा? हायर अथॉरिटी का परमिशन लेना पड़ेगा। तो they are about to defining the limitation of a general manager authority ensuring that certain important decision, मतलब वैसे important decision के लिए क्या करना पड़ेगा? रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ हायर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नेगेटिव पावर बोलते हैं। तो एज पर MSOP के अनुसार क्या है? GM के पास क्या है? नेगेटिव पावर होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एज पर GCC ऑफ सर्विसेज फाइनेंशियल टर्नओवर क्राइटेरिया फॉर अ टेंडर इज। तो जो भी टेंडर होता है
उसके लिए फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या रखा गया है एज पर जीसीसी। तो इसके लिए क्या रखा गया है कि पिछले 3 साल में क्या होना पड़ेगा, 150% क्या करना पड़ेगा, उसका टर्नओवर होना पड़ेगा। 150% जो होगा उसका एडवर्टाइजमेंट वैल्यू जो भी है, उसके एडवर्टाइजमेंट वैल्यू का 150% जो होना पड़ेगा मिनिमम, जो उसके पास कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रिसीव होना पड़ेगा टेंडर जो लेना चाह रहा है। साथ ही साथ उसके पास क्या होना पड़ेगा, 5% जो है लिक्विड टर्नओवर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, 5% लिक्विड टर्नओवर होना पड़ेगा, मतलब उसके पास हाथ में पैसे होने पड़ेंगे ताकि वो क्या करे, टेंडर को शुरू कर सके, टेंडर के लिए काम कर सके। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है टेंडर कमिटी इन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी फॉर सिंगल टेंडर शुड बी। तो कौन होगा टेंडर कमेटी और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी? अगर कोई सिंगल टेंडर है तो उसके लिए होगा 1 स्टेप अबव नॉर्मल टेंडर। तो जो नॉर्मल टेंडर को एक्सेप्ट करता है उससे 1 स्टेप ऊपर वाला जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है प्री वेटिंग ऑफ टेंडर शेड्यूल इज नेसेसरी फॉर। अब प्री वेटिंग क्या होता है कि जब भी कोई काम निकलता है तो उस काम में जो सारे शेड्यूल रखे रहते हैं, सारा मटेरियल रखा होता है, तो उसको पहले क्या करना पड़ता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्या करना पड़ता है, वेटिंग कराना पड़ता है, जांच कराना पड़ता है। तो प्री वेटिंग ऑफ टेंडर शेड्यूल इज नेसेसरी फॉर, किस काम के लिए टेंडर शेड्यूल का जो है प्री वेटिंग कराना पड़ेगा, वैसे सारे काम जिसमें क्या है अभी तक डिटेल एस्टिमेट नहीं बनाया गया है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले प्री वेटिंग कराना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अ वर्क कैरिड आउट विथ नॉन रेलवे फंड। तो वो कौन सा जो वर्क है जिसको नॉन रेलवे फंड से कराया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको डिपॉजिट वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपॉजिट वर्क बोलते हैं, डिपॉजिट वर्क बोलते हैं। अब नॉन रेलवे फंड जैसे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई फंड क्या है ओएनजीसी की तरफ से आया, या फिर क्या हुआ डिफेंस की तरफ से आया, ठीक है, जैसे तो उस केस में क्या हुआ, उनके द्वारा जो फंड मिलता है रेलवे के अंदर काम कराने के लिए उसको हम लोग डिपॉजिट वर्क बोलते हैं। अब जैसे कि क्या है, दूसरा कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे डिफेंस, कोल इंडिया हो गया या ओएनजीसी अपना कोई काम कराना चाह रहा है कि हमको साइडिंग चाहिए या फिर हमको लोडिंग अनलोडिंग का चाहिए, तो उस केस में वो डिपॉजिट वर्क आएगा। या फिर कोई म्यूनिसिपैलिटीज या फिर कोई दूसरी लोकल बॉडी बनाना चाह रही है, या फिर कोई प्राइवेट फर्म या कोई इंडिविजुअल बनाना चाह रहा है, कोई रेलवे के अंदर कोई काम कराना चाह रहा है, तो उस केस में वो क्या आएगा, डिपॉजिट वर्क के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या आता है, रेलवे का अपना बजट का पैसा नहीं लगता है, वो वहां से इनको दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है डिटेल एस्टिमेट नीड नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्क कॉस्टिंग लेस देन 5 लाख। तो जहाँ पे क्या है, वैसे काम की लागत, वैसे काम का कॉस्ट जिसका जो लागत है वो क्या है 5 लाख से कम है, तो उस केस में डिटेल एस्टिमेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है हु इज कस्टोडियन ऑफ लिस्टेड डॉक्यूमेंट इन अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। अब ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्या पूछा गया है, जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट होता है उस केस में उसका जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होता है तो उसमें जो जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उसका जो कस्टोडियन होता है, उसका कस्टोडियन कौन होता है, उसका कस्टोडियन होता है परजेंटिंग ऑफिसर। और परजेंटिंग ऑफिसर को SF 8 स्टैंडर्ड फॉर्म 8 के तहत जो अपॉइंट किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अंडर HOER आवर ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन रूल विच कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय विल नॉट हैव रोस्टर आवर।
तो वो कौन सा कैटेगरी का एम्प्लॉय है जिसका कोई रोस्टर आवर नहीं होता। तो एक्सक्लूडेड कैटेगरी के जो भी एम्प्लॉय है उनका कोई भी रोस्टर आवर नहीं होता है। तो जो लोग दोस्त नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के बीच इसे शेयर भी करें। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले, इसमें जो क्लासिफिकेशन है HOR कैटेगरी के अंतर्गत कौन कौन से टाइप में क्लासीफाई किया गया है। तो इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, इसेंशियली इंटरमिटेंट और एक्सक्लूडेड कैटेगरी के अंतर्गत जो है रेलवे एम्प्लॉय को क्लासिफाइड। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है नेम द ट्रिब्यूनल स्पेशली constituted to educate dispute and complaints with respect to requirement and condition of services of person appointed by central government offices। क्या बोला गया है, जो रिक्रूटमेंट या फिर सर्विस कंडीशन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके रिगार्डिंग कौन से ट्रिब्यूनल को बनाया गया है। तो इसका सही आंसर है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट। इसमें क्या है, अगर कोई रिक्रूटमेंट या फिर सर्विस के दौरान किसी भी रेलवे एम्प्लॉय का कोई भी कंप्लेंट या फिर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो कहाँ जा सकता है, कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा सकता है, जहाँ पे उसकी सुनवाई होगी। और संविधान के अनुच्छेद 323A के अंतर्गत जो है इसको स्थापित किया गया है, इसको बनाया गया है। और इसका मेन मकसद क्या है कि जो रेगुलर कोर्ट है उसका, उसमें जो दबाव है उसको, दबाव को कम करना इसका मेन मकसद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज पेड टू अ रेलवे एम्प्लॉय विथ डिसेबिलिटीज। तो जो भी रेलवे एम्प्लॉय जिसको क्या है डिसेबिलिटीज है उसको कितना ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा, डबल द नॉर्मल रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जो नॉर्मल रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसका दुगना मिलेगा अगर कोई भी रेलवे एम्प्लॉय क्या है कोई भी डिसेबिलिटीज के साथ ड्यूटी कर रहा है। बढ़ते हैं अगला हमारा जो सवाल है, तो इसी के साथ यहीं समाप्त होता है आज का हमारा क्लास। ये है हमारा फोन पे। जो लोग हमारे आने वाले वेबसाइट के लिए हमें हेल्प करना चाहते हैं मॉनेटरी, वो हमारे फोन पे हमें हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।